अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द एकेडमिक वर्ल्ड चैनल। आज की इस वीडियो में 10th केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर 14 है हमारे पास, जिसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। इसकी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बल्कि इसके साथ हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 है और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी 6 हैं। आपके चैप्टर 1 से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं, 2 to 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी पेयरिंग स्कीम में गिवन है, तो वो यहाँ से इंशाल्लाह बनेंगे। बाकी पेयरिंग स्कीम जो है वो भी मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वो भी वीडियो उसको देख सकते हो। उसमें मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बताई हुई है। सो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3D एनिमेशन के साथ मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी ऐड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ सेव हो जाए, क्योंकि इससे बच्चे भूलते नहीं हैं, उनको इमेज याद होती है, उनको कॉन्सेप्ट इसी तरह से ही बिल्डअप होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इंशाल्लाह हमारे इस चैनल से 10th केमिस्ट्री, 10th बायोलॉजी और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी फुल तैयारी इंशाल्लाह हम करवाएंगे इसी चैनल पे ही। सो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड पे मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, और कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डज द एनर्जी कम, एनर्जी आती है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, कि जब हम लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं, मतलब लिक्विड वेपर्स में जाता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द एनर्जी इज primarily कम फ्रॉम द सराउंडिंग environment। तो फर्स्ट जो बेटा कीवर्ड है वो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि लिक्विड को वेपर्स में जाने के लिए जो एनर्जी है एक तो सराउंडिंग से आएगी और उसके अलावा और कहाँ से आएगी, इट विल कम फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ। और दूसरी जो रीज़न है वो क्या है कि लिक्विड को वेपर्स में जाने के लिए जो इसके पास एनर्जी आएगी वो लिक्विड के अपने अंदर से ही आएगी। लिक्विड के अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वही उस लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी होती है, इनफ हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टू की वर्ड्स जो कि आपने अपने आंसर में लाजमी लिखने हैं। एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब बाय से, आउटसाइड से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो किस फॉर्म में आती है, हीट की फॉर्म में आती है। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सनलाइट से हीट आ रही है हमारे पास, लिक्विड का टेम्परेचर इसकी वजह से बढ़ जाता है और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास लिक्विड है और हीट अप करने की वजह से अगर ये लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एवोपरेशन की डेफिनेशन भी लिख दी है, जिसमें आप देख सकते हो कि लिक्विड जो है वो किस में जा रहा है, वेपर्स के अंदर, लेकिन किस वक्त जाएगा, जब सन से फॉर एग्जांपल हीट आ रही होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। सो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या कंडेंसेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के पार्टिकल्स को जब फ्रीज किया जाता है, टेम्परेचर लो किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। बेटा गैस में आप देख सकते हो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, इसके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, दे कम क्लोज टुगेदर। सो इस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी है ये क्या होती है, रिमूव हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, रिमूव हो जाती है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर चले जाना, रिलीज हो जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जो हमारे पास कंडेंसेशन है ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। सो कंडेंसेशन इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इन अ गैस पार्टिकल्स मूव अवे रैपिडली। गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से
दूर दूर भाग रहे होते हैं, दे मूव अवे रैपिडली एंड आर फार अपार्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। एज गैसेस लूज एनर्जी, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी को लूज करते हैं, तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर इनकी मोशन कम हो जाए तो इसका मतलब है गैस के पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, दे क्लोज टुगेदर फॉर्मिंग अ लिक्विड, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट कंडेंसेशन क्या कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। नंबर 3 है हमारे पास, व्हाई नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, नेफ्थलीन की जो बॉल्स हैं ये कुछ देर के बाद गायब हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो नेफ्थलीन है हमारे पास, ये क्या है? नेफ्थलीन बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको यूज़ किया जाता है टू रिपेल इंसेक्ट्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो बॉल्स मैंने आपको शो की हैं ये नेफ्थलीन की बॉल्स हैं, और आप इसके सराउंडिंग में देख सकते हो बहुत सारे इंसेक्ट्स की इमेजेस मैंने ऐड किए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई है, मतलब वो मरे हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि जो नेफ्थलीन की बॉल्स हैं ये क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को रिपेल करती हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि नेफ्थलीन बॉल्स इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए यूज़ तो की जाती हैं, लेकिन ये कुछ देर के बाद गायब क्यों हो जाती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक तो है, साथ में कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक वो होते हैं जिनकी कोई ना कोई स्मेल होती है, और इसकी स्मेल किस तरह की होती है, हार्श स्मेल है, बहुत ही सख्त किस्म की इनकी स्मेल है, जिसकी वजह से इंसेक्ट से बर्दाश्त ही नहीं होती इनकी स्मेल, और वो बहुत दूर भाग जाते हैं, या इवन कि उनकी डेथ भी हो सकती है। सो नेफ्थलीन बॉल्स आर प्लेस्ड अमंग सिल्की क्लॉथ्स, ज़्यादातर इनको सिल्की कपड़ों में रखा जाता है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अटैक से कपड़ों को बचाया जा सके। सो नेफ्थलीन बॉल्स आर प्लेस्ड अमंग सिल्की क्लॉथ्स विच डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सो दिस इज द की वर्ड हेयर फॉर दिस आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें नेफ्थलीन बॉल्स को, तो ये कुछ देर के बाद गायब क्यों हो जाते हैं? पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो नेफ्थलीन की बॉल्स हैं ये किस फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो बेटा ये कुछ देर के बाद गायब इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर्स की फॉर्म में, मतलब गैस की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, पिछले 2-3 क्वेश्चन में इस बात को डिस्कस किया है कि अगर सॉलिड जो है ये हीटअप करने पर, या सॉलिड में कोई भी पार्टिकल है आपके पास और वो डायरेक्ट वेपर्स में चला जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेफ्थलीन कुछ देर के बाद डिसअपेयर इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस शो करता है, सब्लिमेशन। दिस मीन्स दैट दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मीन्स नेफ्थलीन सॉलिड से नेफ्थलीन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर की समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, सब्लिमेशन जो है यहाँ पे वो कीवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। सो जब फेज चेंज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है, या गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रही होती है, तो बेटा उस वक्त टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है बेटा? इसकी रीज़न ये है कि टेम्परेचर जो है ना, दरअसल दिस इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इसका मतलब है टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा जब भी फेज चेंज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो सॉलिड है, सॉलिड फेज, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो सॉलिड को मेल्ट करने में यूज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब है अब जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मोशन नहीं बढ़ रही, बल्कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड जो है आपके पास वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, या वेपर्स में जाना शुरू हो जाता है, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। लेकिन
जब तक सारे का सारा लिक्विड वेपर्स में नहीं जाता तो उस ये जो दरमियान वाला फेज़ होता है जिसको बॉइलिंग फेज़ बोलते हैं या वेपराइजिंग फेज़ बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी कर्व क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास। ये कांस्टेंट कर्व इस चीज़ को शो करती है कि टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज लाइक मेल्टिंग और बॉइलिंग, जैसा कि मेल्टिंग का भी मैंने बता दिया और बॉइलिंग का भी बता दिया। बिकॉज द हीट एनर्जी एडेड, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी हीट ऐड करेंगे, एनर्जी को हम ऐड करेंगे, दिस इज यूज टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसा कि यहाँ पे सॉलिड में आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जैसे मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट हम देंगे वो सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनको ब्रेक करने में ये यूज़ हो जाएंगी। लेकिन उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, जस्ट जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स वो ब्रेक हो जाएंगी, वो ओवरकम हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास लिक्विड होता है जो कि किस में चला जाता है, गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड में हम एक्स्ट्रा हीट को जब ऐड करते हैं तो लिक्विड में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड से वीक होती हैं लेकिन गैस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे होते हैं ये दरअसल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ही यूज़ हो रही होती है, ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी अब नहीं बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ नहीं होगी तो फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेगी तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक इसका आंसर कर सकते हो। बाकी एडिशनली मैंने ये भी आपके लिए पॉइंट ऐड कर दिया है कि जो भी हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो कॉन्सेप्ट था इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे जो कीवर्ड है बेटा वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। तो दरअसल फेज जब चेंज हो रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये ना तो इंक्रीज़ होती है ना ही डिक्रीज़ होती है, ये सेम रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी सेम रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। गैसेस को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्या गैसेस की तरह हम लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं? अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, यस, बट लिक्विड को हम नहीं कर सकते कंप्रेस, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते जिस तरह से गैसियस स्टेट में कोई भी पार्टिकल्स हैं तो हम उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड because according to kinetic theory the particles in a liquid are quite close to one another। तो आप देख सकते हो बेटा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दी थी डायग्राम, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास होगी भी सही डायग्राम, आई थिंक यस हियर। अब देख सकते हो बेटा, जो सॉलिड है हमारे पास इसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, जबकि लिक्विड में आप देख सकते हो थोड़ा सा स्पेस है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो आपको पता ही है पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फार अवे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सो इसका मतलब है बेटा, काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के करीब होते हैं गैसेस की निस्बत। दे आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और ये हर डायरेक्शन में मूव भी कर रहे होते हैं। सो इन जनरल लिक्विड जो है वो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन और इसी वजह से क्योंकि हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते तो हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर इनकम्प्रेसिबल। सो इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस, क्या गैसेस की तरह हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो एक्चुअली। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, ये गैस के बारे में मैंने डायग्राम ऐड की है। आप देख सकते हो यहाँ पे गैसेस, हमारे पास एक पिस्टन है और ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, कंप्रेस हो गए हैं। जबकि ये लिक्विड के लिए मैंने डायग्राम ऐड किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही माइन्यूट कह सकते हो, हल्का सा फ़र्क है। मतलब गैसेस को तो इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन लिक्विड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। सो आप लैब के अंदर क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप वाटर को बॉयल कर रहे हो दरअसल, तो क्या आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। सो इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो हम बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें तो फिर बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है।
Well, boiling point of a liquid is affected by changing the external pressure. It means कि external pressure को change करके हम boiling point को change कर सकते हैं. Boiling point of water can be changed in laboratory by applying changes in external pressure. हम lab के अंदर external pressure को apply करके water का boiling point change कर सकते हैं. If external pressure is increased on the liquid, it boils at high temperature. So इसकी best example है pressure cooker. तो प्रेशर कुकर में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ता है तो प्रेशर कुकर में जो फूड है वो जल्दी कुकड हो जाती है, जल्दी पक जाती है, और टाइम भी बहुत कम लगता है. सो ये इसका बेस्ट प्रिंसिपल भी आप इसको बोल सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर कुकर. मैंने डायग्राम में भी दिखाई हुई है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर. तो आप ये देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर है. ठीक है, ये प्रेशर कुकर पड़ा है फॉर एग्जांपल हमारे पास. तो प्रेशर कुकर में क्या किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया जाता है. सो बेटा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. जबकि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. वेल, यूज़ ऑफ प्रेशर कुकर बॉयल्स द वाटर एट हाई टेम्परेचर. ओके, लो एक्सटर्नल प्रेशर मेक्स द वाटर टू बॉयल एट लो टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर लो होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर भी लो होगा. वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि दरअसल बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, दीज आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन विच सीजन द वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम. सो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा सीज़न है, वो कौन सा मौसम है जिसमें वेट क्लॉथ्स जो गीले कपड़े हैं, दे गेट ड्राई, वो खुश्क हो जाते हैं आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, बहुत ज़्यादा देर के वक्त, बहुत ज़्यादा देर के बाद. मतलब वो कौन सा मौसम है जिसमें कपड़ों को खुश्क होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. तो ऑब्वियसली बेटा विंटर एक ऐसा सीज़न है जिसमें एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कूल होती है, और ह्यूमिडिटी मतलब नमी भी बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से जो लिक्विड है, जो कपड़े गीले कपड़े हैं वो खुश्क नहीं होते, उनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. और इसी वजह से क्योंकि वेपर्स रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम हो जाता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में नहीं जा रहा होता, तो इसी वजह से हमारे कपड़े गीले ही रहते हैं और उनको खुश्क होने के लिए, ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम चाहिए होता है. सो wet cloths get take longer time. Wet clothes take longer time to dry during winter. This is because the air is cooler and is more humid. Therefore, rate of evaporation is decreased and clothes require relatively longer time to dry. Question number 8. When a solid is heated, जब हम solid को heat करते हैं, what happens to its particles which are vibrating? So solid के जो particles हैं वो vibrate कर रहे होते हैं. जब हम heat up करते हैं तो क्या होता है? तो द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय सिंपल हीटिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, हम सॉलिड की फिजिकल स्टेट को हीट करने से चेंज कर सकते हैं. मतलब सॉलिड को जब हम हीट अप करते हैं तो सॉलिड्स के पार्टिकल जो हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है. सॉलिड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिनको हम कोहेसिव फोर्सेस भी बोलते हैं, जो कि सॉलिड में मौजूद पार्टिकल्स को टाइटली पैक्ड करके रखते हैं, वो दरअसल ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड में पार्टिकल जो हैं वो किस स्टेट में चले जाते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में चले जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं. होता किस वजह से है, दरअसल होता इस वजह से है कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दरअसल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो इसकी वजह से पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है एट हाई फ्रीक्वेंसी. मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी मोशन, उनकी स्पीड बढ़ जाती है. कब बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ हो जाती है. सो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़, और इसी तरह से मूवमेंट भी इंक्रीज़. सो देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम्स सो फास्ट. हीट करने की वजह से
सॉलिड में मौजूद पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि इसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ओवरकम हो जाते हैं, मतलब वो ब्रेक हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से सॉलिड क्या होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट करता है, और इस तरह से पार्टिकल जो है वो सॉलिड में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देते हैं, सॉलिड कोलैप्स हो जाता है और इस तरह से वो किस में चला जाता है, लिक्विड में। सो इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड में मौजूद पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हीट करने की वजह से क्या होता है, हीट करने से ये होता है कि सॉलिड कोलैप्स हो जाता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं और इस तरह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। क्वेश्चन नंबर 9, डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस? जिस तरह से गैसेस को हम डिफ्यूज कर सकते हैं, गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो क्या इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकते हैं? सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सो मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन ये जो डिफ्यूजन की टर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर गैसेस से ही एसोसिएटेड होती है। रीज़न ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव इजीली, ये इजीली फ्री मोशन इनमें होती है, ये इजीली तमाम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जबकि अगर हम ओके, डिफ्यूजन की जो टर्म है ये सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है, गैसेस तक ही है। लेकिन अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें कि क्या इसमें भी रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल सॉलिड्स भी डिफ्यूज कर सकते हैं और लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो वेरी मच स्लो है, वेरी मच लो होता है। अब इनमें सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों लो होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो लिमिटेड मोशन होती है। इसमें सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट तो करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं होती फ्रॉम हाई टू लो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी लो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, मतलब ना होने के बराबर। जबकि लिक्विड की बात करें तो दे डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत तो इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होता कि ये गैसेस से भी ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन का रेट है, जो फास्टेस्ट होगा, वो किस में होगा, गैसेस में। उससे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में होगा, और सबसे कम जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस में होगा, सॉलिड में होगा। वेल, लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई ड्यू इज फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग? सो अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, जब आप सुबह सवेरे उठते हो तो उस वक्त ड्यू मतलब शबनम के कतरे पड़े होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स बने हुए आपको नज़र आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ड्यू अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में ही क्यों बनती है, दोपहर को क्यों नहीं बनती या इवनिंग टाइम पे क्यों नहीं बनती? सो डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग नाइट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकम्स वेरी लो। रात के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, हमें पता है। राइट नाउ समर सीजन चल रहा है, तो आपको पता है दिन के वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जबकि रात के वक्त टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। सो रात के वक्त क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो क्या हो जाती है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एयर गेट्स कूल। सो ज़मीन की सरफेस के ऊपर जितनी भी हवा होती है वो टेम्परेचर के कम होने की वजह से रात के वक्त ठंडी हो जाती है। जब एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स हो जाएगा और इतना कम हो जाएगा टू ड्यू पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जिस पे हवा में मौजूद जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ड्यू बनाना शुरू कर दें, मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो जब एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक ड्रॉप हो जाता है तो उसकी वजह से एयर में जितने भी वाटर के वेपर्स होते हैं वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब गैस के पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, the water vapors in the air condenses into tiny droplets on the surface, forming dew in the early hours of the morning. So इसी वजह से रात के वक्त टेम्परेचर क्योंकि कम हो जाता है तो हवा में मौजूद जो वाटर के वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिसको हम ड्यू बोलते हैं, और ये सिर्फ अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में ही आप इस सीन को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, these were the 10 exercise short questions from chapter 1 for 10th केमिस्ट्री न्यू बुक सिलेबस। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, द चैनल का टाइटल है, हमारे पास चैनल का नेम है द एकेडमिक वोल्ट, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, और हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें थाउजेंड्स की तादाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स
मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका जो गेस्ट पेपर्स वगैरह हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या डेली बेसिस पे आप जो भी पढ़ते हो, तो उससे आपको हर सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैनल पे शेयर किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, फेसबुक को भी, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके बारे में ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आपकी एक्सरसाइज में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो टोटल 6 हैं। इसमें वेरी फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से अगर 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ इस पे, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पे, आप वो भी देख सकते हो। सो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है? वेरी फर्स्ट, अच्छा मैंने ना इसका जो आंसर है वो बहुत ही आसान वर्डिंग में आपके लिए लिखा है। आई होप इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इवेपोरेशन क्या है बेटा? दिस इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे ही इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने लिक्विड फॉर्म में वाटर लिया हुआ है, तो इस लिक्विड की सरफेस पे ही क्या होते हैं, हमारे पास वेपर्स होते हैं, जो कि जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। सो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे होता है? लिक्विड की सरफेस पे ही होता है। जबकि अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। ये पूरे लिक्विड में ही बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा होता है, और बॉइलिंग में क्या होता है? बबल्स बन रही होती हैं एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर। सो जैसे ही हम किसी भी लिक्विड को हीटअप करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जब उस लिक्विड का प्रेशर हो जाता है तो उस वक्त लिक्विड जब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास 760 टॉर। टॉर जो है ये प्रेशर का यूनिट है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 760 टॉर है। सेकेंड है हमारे पास इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस, कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, इट अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर। इवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता है। आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गर्मियों के मौसम में भी अपने हैंड वॉश कर रहे हो या फर्श वगैरह अपने घर के जो रूम्स वगैरह हैं उनका फर्श धोते हो तो खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप सर्दियों के मौसम में भी फर्श धो रहे हैं या अपने हाथों को धो रहे हैं तो वो भी खुश्क हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो सर्दी गर्मी दोनों मौसम में होता है और तमाम टेम्परेचर पे होता है, चाहे लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। जबकि जो बॉइलिंग है बेटा, इट अकर्स एट इट अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी टू से, इट अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा, जो बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने सेकंड पॉइंट ये लिखना है कि बॉइलिंग अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे वाटर है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, स्पेसिफिक है, और वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर 100 से कम है तो वाटर बॉयल नहीं होगा, इवेपोरेट तो हो जाएगा, वेपर्स में तो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस पे, 70-80 पे, इवन के 90 पे भी, 95 पे भी, लेकिन जो बॉइलिंग है वो सिर्फ उसी वक्त ही होगी जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका मतलब है बॉइलिंग जो है ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होती है। जो बॉइलिंग है वो क्या होता है? फिक्स टेम्परेचर पे ही होती है, तमाम टेम्परेचर्स पे ये नहीं होता। So boiling occurs at fixed temperature or you can call it a specific temperature. थर्ड जो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है? कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जबकि बॉइलिंग जो है इट डज नॉट रिजल्ट इन कूलिंग। इसकी वजह से किसी किस्म की कोई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। लास्ट डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, कि इवेपोरेशन के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो कि लिक्विड के अपने अंदर में से ही आ जाती है, जबकि बॉइलिंग जो है इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। बॉइलिंग जो है, फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है ये खुद ही बॉयल नहीं हो जाएगा, बल्कि लिक्विड को बॉयल करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए होता है बॉइलिंग में। बॉइलिंग खुद ब खुद जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है।
सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। सो इट मीन्स कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग जो है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बॉइलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। So external pressure effect directly on boiling of liquid. When liquid boils, bubbles are formed. जब liquid boil हो रहा होता है तो उस वक्त bubbles बनती हैं inside the container, which then rise to the surface. So dear students, ये है for example हमारे पास beaker. इस beaker में हमने क्या किया, जो हमारे पास लिक्विड है, सबसे पहले अगर हम इसको हीट अप करना शुरू करते हैं तो हीट करने पर जो सबसे बॉटम वाले लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, इनकी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगी और ये बबल्स कहाँ पे आएंगी, सरफेस पे आना शुरू कर देंगे। एट दिस स्टेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट टिल ऑल द लिक्विड बॉयल्स ओवर। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक इस लिक्विड का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक कंटेनर में मौजूद सारे का सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट कराची, अगर आप कराची में हो और अब वहाँ पे आप वाटर को बॉयल करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर आप सेम उसी पानी को मरी में चले जाते हो और वहाँ पे बॉयल करते हो तो वहाँ पे मरी में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सेल्सियस है। अब रीज़न क्या है कि कराची में 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, जबकि मरी में बहुत मतलब कम है एज़ कम्पेयर टू कराची। तो इसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरी पे बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, जबकि कराची में एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बॉइलिंग जो है वो दरअसल एक्सटर्नल प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जैसा कि कराची में ज़्यादा है, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट नीड द इनपुट ऑफ एनर्जी। इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब एनर्जी नहीं चाहिए होती। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि इवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर वक्त हो रहा होता है एट ऑल टेम्परेचर, at low temperature and also even at high temperature. It doesn't need input of energy from outside. अब इसको बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए होती। क्यों नहीं चाहिए होती है? उसकी रीज़न वेरी सिंपल है कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आ जाती है? इट कम्स फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ। अब लिक्विड के पास ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है? ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अगेन एंड अगेन कोलाइड करते रहते हैं, तो इनकी कोलिजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वही हीट काफ़ी हो जाती है लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। सो इसके लिए बाहर से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए जो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है वो लिक्विड के अपने अंदर से ही आ जाती है। So dear students, question number 4 है, why the heating and cooling curves for the phase changes of the same path. So heating और जो cooling curves में path है हमारे पास वो same रहता है, मतलब heating curves में phase change होता रहता है solid liquid में और liquid gas में। इसी तरह से cooling curves की अगर हम बात करें तो cooling curves में भी phase change होता रहता है, मतलब गैस जो है वो liquid में, गैस liquid में और liquid जो है वो solid में change होता रहता है। So the heating curve क्या है बेटा? The heating curve is a graph that shows the temperature of a substance changes with time. So टाइम को हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है और टेम्परेचर को हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो हम देख सकते हैं कि फेज चेंज होता रहता है। हीटिंग कर्व्स में जो सॉलिड है हमारे पास वो मेल्ट होके लिक्विड में चला जाता है, और फिर लिक्विड जो है वो वेपराइज होके गैसेस फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस की बात करें, द सेम ग्राफ व्हेन स्टडीड इन रिवर्स ऑर्डर इट शोज कूलिंग कर्व। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें
कूलिंग कर्व्स की, तो ये रिवर्स प्रोसेस है. इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस टू द हीटिंग कर्व. This occurs because of same phase changes a substance occur in heating and cooling. So dear students, अगर हम cooling curves की बात करें तो it is entirely opposite to the heating curve. Heating curve में क्या होता है, solid liquid में और liquid gas में, और cooling curves में क्या होगा, जो गैस है ये कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएगी और जो लिक्विड है वो फ्रीज होकर किस में आ जाएगी, सॉलिड में आ जाएगी. सो जस्ट फेस चेंजेस जो है वो दोनों में ही सेम रहते हैं, दोनों का ही पाथ सेम रहता है. सिर्फ फ़र्क क्या है, स्टेट का, सिर्फ फ़र्क है हीट का, कि हीटिंग कर्व्स में सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में, जबकि कूलिंग कर्व्स में रिवर्स ऑर्डर होगा, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आइस मेल्ट्स व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट. सो डियर स्टूडेंट्स, आइस के ऊपर जब हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है. तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि आइस मेल्ट उस वक्त होती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है. मतलब टेम्परेचर इज़ अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में. लेकिन टेम्परेचर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट कैन अफेक्ट एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मतलब सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ टेम्परेचर ही वाहिद फैक्टर नहीं है, बल्कि प्रेशर भी है. प्रेशर को भी बढ़ाने से या कम करने से आप जो मैटर की फिजिकल स्टेट्स हैं उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो. सो आइस मेल्ट्स फ्रॉम प्रेशर इन द हैंड्स ऑफ स्नोबॉल बिकॉज द इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर मे नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ओनली. सो सिर्फ टेम्परेचर को ही चेंज करके आप मैटर की स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते हो. Well, sometimes their interconversion may be affected more conveniently by changing both the temperature and pressure at the same time. अगर आप एक ही वक्त में टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो आप इसको चेंज करने से मैटर की फिजिकल स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हो. आर बाय वेयरिंग द प्रेशर ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो और सिर्फ प्रेशर को ही बढ़ाते हो. तो प्रेशर को बढ़ाने से भी आप क्या कर सकते हो, मैटर की फिजिकल स्टेट्स को चेंज कर सकते हो. सो इसका मतलब है प्रेशर को बढ़ाने से हम क्या कर सकते हैं, आइस को मेल्ट कर सकते हैं. आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है ये किस में चली जाएगी, मेल्ट होने पे ये सॉलिड फॉर्म में जो आइस है वो किस में चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाई डू फेस चेंजेस अकर. जी बेटा, ये जो फेस चेंज हो रहे होते हैं ये क्यों हो रहे होते हैं, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड जो है वो गैस में जा रहा होता है, तो ऐसा क्यों है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास आइस सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर हम एंडोथर्मिक का मतलब है हीट, अगर हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. सो मेल्ट होके सॉलिड किस में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में. इसी तरह से लिक्विड जो है अगर हम इसको फ्रीज कर दें तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रीज होके सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं. इसी तरह से अगर हम लिक्विड से हीट बाहर नहीं निकालते बल्कि हीट हम इसको प्रोवाइड करते हैं, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो लिक्विड जो है ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर्स में चले जाते हैं और इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैसियस फॉर्म में, एंड वाइस वर्सा. सो डियर स्टूडेंट्स, फेस चेंजेस अकर तो होते हैं, क्यों होते हैं. फेस चेंजेस आर एक्चुअली रिलेटेड टू temperature and intermolecular forces. So dear students, these are the two key factors. एक है हमारे पास temperature और दूसरा है intermolecular forces. ये दो factors हैं जिस पर कोई भी phase change हो रहा होता है वो इस पर depend करता है. When we add or remove heat, जब हम heat को add करते हैं या फिर remove करते हैं तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी अफेक्ट होती है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से फेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट अ प्योर सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है और वो सॉलिड फॉर्म में है. अब हम क्या करते हैं, उस सॉलिड स्टेट में मौजूद सब्सटेंस को हीट करते हैं. तो हीट अप करने की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो लिक्विड में चला जाएगा. इसी तरह से अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो ये किस में चला जाएगा, वेपर्स में. सो सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी मोशन कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स आर स्लो डाउन.
और इस वजह से इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से गैस को लिक्विड में और इसी तरह से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेशन। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि फेज चेंज किस वजह से होता है। दो फैक्टर्स हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक कर जाती हैं, जिसकी वजह से फेज चेंज हो जाता है सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में, और इसी तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस भी है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना इस वीडियो को, और उनको भी बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके इस चैनल से इंशाल्लाह। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें आप, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इन तमाम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। अब वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। सो विश यू ऑल दी बेस्ट।